पुनः आप सभी का स्वागत है और इस कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में आज हम लोग बातचीत करेंगे इस परिप्रेक्ष्य में कि अगर हम लोग विभिन्न शिक्षा नीतियों की बात करें तो एनईपी 2020 और 23 भी इंट्रोड्यूस हो गई है और उसमें विशेष रूप से ये अंकना की गई है कि हम डिजिटल कंटेंट की ओर भी रन करें, जिससे कि वो चीजें जो दुर्लभ है वो सभी के लिए इजी हो सके और एक मतलब एक रुचिकर रूप में सभी के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। वो कंटेंट किसी भी विषय का हो सकता है। तो हम इसी परिप्रेक्ष्य में हम क्योंकि संगीत की ये पूरी वर्कशॉप है तो हम बात करेंगे ये कि संगीत की के अंतर्गत हम किस तरीके से कंटेंट बना सकते हैं या हम बनाते हैं। ये बात बिल्कुल मैं नहीं कहूंगी कि आप लोग इस चीज से अनभिज्ञ है, क्योंकि ये देखा है कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जो स्वयं भी अपनी चीजों को एडिट करके और रिकॉर्ड करके डालने में या बनाने में सक्षम है। लेकिन विभागीय जैसे हमारी डाइट से जो हमारे यहाँ पे सर सभी समन्वयक इस प्रोग्राम के यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो मैं डाइट फैकल्टी से भी ये निवेदन करना चाहूंगी और एक मेरा ये एक सुझाव है ये सेशन अब इस रूप में कि जब वो डाइट स्तर पे क्योंकि जैसे एससीईआरटी ने भी कंटेंट बनाना शुरू किया है म्यूजिक का, गत वर्ष कुछ लेक्चर्स हम लोगों ने किए थे यहाँ पे, मैंने किए थे, उमा पाटनी मैम थी और सुधा मंगई मैम थी। तो आज क्योंकि काफी हमारे यहाँ पे शिक्षक गण मौजूद हैं, तो मैं उनसे ये भी कहूंगी कि इनको देखने के पश्चात कुछ लेक्चर वो देहरादून में आके वर्चुअल लैब के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हमारे बीच में विनय मुनियाल जी यहाँ पे उपस्थित है, जो यहाँ एडिटिंग का और रिकॉर्डिंग का पूरा एससीईआरटी में पीएम श्री विद्या का भी देखते हैं। तो मुझे ये लगा कि मैं आपसे सीधे रूबरू हूँ, उससे अच्छा है कि हम 15-20 मिनट कुछ जान लेते हैं सर के मुखा बिंदु से कि हम समझ सके कि हम किस तरीके से रख सकते हैं। जो हमारे डाइट की फैकल्टी है वो अपने आप में इतने अनुभवी और ज्ञानी लोग हैं, लेकिन हम संगीत में भी जैसे कोई कंटेंट बना अगर तो एससीईआरटी स्तर पर बनता है तो उसकी कितनी मात्रा होगी, और अगर हम 13 डाइट हमारी मिलके एक एक दो दो चीजों पे भी अगर हम डिलीवर करते हैं या कंटेंट बनाते हैं तो एक तो इतनी सारी वैरायटी और इतने सारे लोगों का जो दिमाग है, इतनी क्षमता जो लगेंगी, तो मेरे ख्याल से हमारे पास मटेरियल भी ज्यादा होगा और उसमें वैरायटियां भी हम मेंटेन कर पाएंगे। तो इस दृष्टि से मेरा ये निवेदन रहेगा, जो हमारे शिक्षक गण है वो भी इस तरीके से सोचते हैं और उनकी जो क्षमताओं का उपयोग है वो हमारी डाइट कर रही होगी और हमारे स्टेट के लिए एक अच्छा कंटेंट यहाँ पे निकल के आएगा। कुछ इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये छोटा सा सेशन हमने रखा है जो हम लोगों ने यहाँ पे वर्क किया है। जैसे कृति पुस्तिका है, इसके लिए बेसिकली हम लोगों ने 3 कंटेंट डेवलपमेंट का एक वर्कशॉप करके उसकी रिकॉर्डिंग स्क्रिप्ट के साथ हम लोगों ने दी है पहले चरण में। लेकिन उसी तरीके से 2026-27 के लिए हमारी डाइट भी अपने प्रोग्राम में म्यूजिक के कंटेंट को दे सकती है और जो उनके जनपद में या उनके जनपद से इतर भी जो वो योग्यता रखते हैं शिक्षा, उनका उपयोग भी संसाधन के रूप में कर सकती है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हमारा जो दिमाग है वो विभिन्न तरीके से समझता है चीजों को और हम सीख भी रहे होते हैं साथ साथ में। तो जो सीखने की प्रक्रिया है उससे निकलते हुए मैं निवेदन करूंगी विनय सर से कि वो बातचीत के जरिए या जैसा उचित समझे आप सभी से बात करते हुए अपना एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे दे और हम सभी का मार्गदर्शन करें। Good afternoon, everyone. My name is Vinay Unyal. I am from PME Vidya Cell, SCRT. तो हम लोग यहाँ पे डिजिटल कंटेंट का निर्माण करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्क्रिप्ट राइटिंग, अभी तक हमारा म्यूजिक का कंटेंट अभी रिकॉर्ड हुआ है पिछले साल, जैसा कि मैम ने बताया है। उसमें मैम के भी कुछ वीडियोस हैं जो प्रस्तुति अभी हम देखेंगे। तो मेनली हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्क्रिप्ट पे काम करते हैं कि वीडियो किस तरीके से बनेगा। अगर आपका म्यूजिक का वीडियो है तो सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट, मतलब आप अगर सॉन्ग ले रहे हैं या कोई पोयम है या कुछ भी है, आप उसको आप राइट अप कर सकते या हैं। कोई राग है, कोई थाट है या कोई परिभाषित शब्द है, आप उसको बताना चाह रहे हैं,
आप संगीत के अंतर्गत हम सोचे उसको कि हम किस कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं। आप राइट अप में ले सकते हैं एज अ स्क्रिप्ट। उसके बाद मेन होते हैं आपके इक्विपमेंट। अब जैसे कि आप स्कूल्स में हैं या डाइट के पास तो हम लोग पैसा भेजते हैं, लेकिन जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स में जो बच्चे हैं, अब बच्चों के पास जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स में ये है कि आप लोग ना जैसे वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, तो एक छोटा-सा टिप्स देना चाहूँगा कुछ। जैसे कि आप म्यूज़िक की वीडियोज़ बनाते हैं, तो उसमें जैसे आपका माइक है, माइक बहुत सेंसिटिव होता है आपका, तो उसमें आप ना एक छोटा-सा कपड़ा रख सकते हैं, या आप हर किसी के घर में सॉक्स होते हैं, तो आप ना माइक की तरफ से सॉक्स रख सकते हैं और उसको एक पेन की दूरी पे, मतलब अपने इतना, अगर आप इतनी दूरी पे भी रखते हैं, तो वो भी आपकी साउंड को जो है बहुत सॉफ्ट कर देगा। उसके बाद अगर आप घर पे इस चीज़ को मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि एक ऐसी जगह पे आप सिंगिंग करें, जहाँ से आपकी वॉइस बाउंस बैक ना हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे सिंगिंग करता हूँ, यहाँ पे तो ख़ैर हमारे वो लगे हुए हैं, पर घर पे जैसे जहाँ पे पर्दे हों, पर्दों से क्या होगा कि आपकी वॉइस बाउंस बैक नहीं होगी। नीचे आप लोग क्या कर सकते हैं, एक तकिया या कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हमारा छोटा-मोटा एक सेटअप घर में भी तैयार हो सकता है। दूसरा आ गया आपका वीडियो रिकॉर्डिंग। अब वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या है कि आपको एक तो अपनी वीडियो तो लेनी ही लेनी है, उसके साथ-साथ आपको वीडियो लेनी है जो इंस्ट्रूमेंट आप बजा रहे हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप छोटा-सा एक स्टूडियो का खर्चा देखें घर में, एक 5-600 का आपका स्टैंड आ जाएगा, एक आपकी लाइट आ जाएगी जो फ़ोकस लाइट होती है आपकी, और आपके पास मोबाइल होगा ही। तो इतना सा ही खर्चा होगा। बाकी जब आप लोग वीडियो क्रिएट करोगे, तो उसमें आपको 2 बारी वीडियो आपको बनानी पड़ेगी। एक तो आप जब फ्रंट फेस से ले रहे हैं, और एक आप जो सिर्फ़ इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए ले रहे हैं। और उसके बाद अगर आपको छोटी-मोटी एडिटिंग आती है, तो किसी भी ऐप के थ्रू आप दोनों लेयर्स को जोड़ते हुए और साउंड का ट्रैक नीचे से डालते हुए, ये आप एक कंटेंट खुद ब खुद तैयार कर सकते हैं। वैसे अभी जो हमारे बच्चे हैं, वो इतने जानकार, और टीचर्स हमारे जो हैं इतने जानकार हैं कि ये सब कर सकते हैं। तो मेनली बस आपको ये इक्विपमेंट जुटाने हैं। डाइट स्तर पे ये और भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इक्विपमेंट्स होंगे ही, क्योंकि वो डाइट है, और वहाँ पे हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप बस सबसे पहले एक स्क्रिप्ट, उसके बाद जहाँ पे आप लोग रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, कि आपका बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह कुछ ना आ रहा हो, आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास सारी चीज़ें हों। और उसके बाद एक छोटा-सा काम और कर सकते हैं आप, जहाँ पे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, पीछे एक ना ग्रीन कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। वो एडिटिंग में ये होता है कि ग्रीन में हम लोग उसको ना स्टूडियो या विद्यालय या किसी का भी लुक हम दे सकते हैं। वो एडिटिंग में आ जाता है आपके। बाकी जो हमने पिछले साल हमने कुछ रिकॉर्डिंग्स करी हैं, वो प्रस्तुति वो मैम के द्वारा मतलब उसमें गायन हुआ है। तो वो हम आपको कुछ प्रस्तुति दिखा दे रहे हैं, थोड़ा-सा आपको आइडिया वहाँ से भी लग जाएगा। तो एक बारी और मैं अगर आप कंटेंट जैसे एक पूरा एक परफॉर्म होता है कि इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है, कौन सी कक्षा के लिए है ये, और किस तरीके से हम उसे डिलीवर करेंगे, उसके बाद में क्या हम होमवर्क देंगे, उससे बच्चा क्या सीख रहा होगा, कुछ स्टेप्स हैं। अगर वो आप मैं आप लोगों को वो भी उसका परफॉर्मेंस सेंड कर दूंगी, तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग उस पर तैयारी कर लेंगे, तो आप यहाँ देहरादून आके वर्चुअल लैब के माध्यम से अपना लेक्चर रिकॉर्ड करा सकते हैं। ये सभी के लिए एक आमंत्रण है, और आपकी समझ के लिए हम कुछ कुछ क्लिप यहाँ पे दिखा रहे हैं। और उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी होगी, आप डाइट से या हम सीधे आप मेरे से बात करके पूछ सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपका एक कंटेंट किसी एक विषय पे, चाहे वो 9th 10th के क्लास के म्यूजिक पे हो सकता है, 11th 12th के पे हो सकता है, या 6th to 8th के कंटेंट पे भी हो सकता है। और अगले साल से कृति पुस्तिका को जो हम देखेंगे, तो वो कृति पुस्तिका के अंतर्गत भी हम उस तरीके से कंटेंट को डेवलप कर सकते हैं, जैसे प्रथम चरण में एससीईआरटी ने भी 3 चीजों पे काम किया है। तो ये मतलब ये हमारे लिए बहुत मतलब जरूरी या एक अच्छा टूल भी हो सकता है कि एक तो हम सभी अगर करेंगे अपनी कैपेसिटी के अनुरूप, तो हम सीख भी रहे होंगे, और कंटेंट की वैरायटी भी हमारे पास होंगी
क्योंकि हर किसी व्यक्ति के सोचने का तरीका और उसका क्रिएटिव माइंड किस तरह कैसी चीज को प्रस्तुत कर सकता है, इसको हम पहले से सोच नहीं सकते। तो ये है आप सभी के लिए मेरा ये बहुत वो था कि मैं आप सभी को ये चीज भी बताऊं कि जिससे आप कभी यहाँ आना चाहे तो यहाँ से बाकायदा लेटर इशू होता है, आप लोग अपना यहाँ पे रिकॉर्ड कराएंगे, उसकी एडिटिंग और उसके लिए ये यहाँ पे विनय है और पूरी टीम है, और उसके बाद उनका प्रसारण जो है वो विभिन्न चैनलों पे किया भी जाता है। अभी 6 to 8 पे ही शायद ये चीजें हुई हैं, क्योंकि उनको उनका थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे प्रस्तुतिकरण देंगे। आप लोग अपना कंटेंट तैयार करते हैं तो उसमें से आप हमें पीएमई विद्या के जो चैनल्स हैं आप डायरेक्ट SCRT भी भेज सकते हैं गूगल ड्राइव के थ्रू, या मैम को भी भेज सकते हैं, मैम हमें फॉरवर्ड कर देंगी। इसमें हम इन्हें पीएमई विद्या के जो 5 चैनल्स हैं हम उन पे भी चला सकते हैं, दीक्षा के कुछ चैनल्स हैं उसमें चला सकते हैं, स्वयं प्रभा वाले हैं हम लोग उन पे भी चला सकते हैं, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आप इस क्षेत्र में और कार्य करें। फिडाइट के पास भी मेरे ख्याल से काफी जगह स्टूडियो है भी, जैसे टिहरी का मुझे पक्का पूरा कंफर्म है कि वहाँ पे पूरा वॉइस की रिकॉर्डिंग के लिए भी वहाँ पे बहुत अच्छा नौटियाल सर के उससे प्रयास से पूरा एक मिला था। तो अगर सभी डाइट्स में मेरे हिसाब से छोटे जो है वो हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो, तो आप वहाँ का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप उसके लिए डाइट फैकल्टी से बात करेंगे और वो भी आपकी पूरी हेल्प इस काम में करेगी। तो इस तरीके से भी हम म्यूजिक का की चीजों को और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे वर्क जो यहाँ पे SCRT स्तर पे हुए हैं या वटेवर बाहर करे हैं जो अभी लेटेस्ट है, तो उनको छोटा छोटा सा एक हम लोग यहाँ पे एक हल्की यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कृपया उनको भी आप संज्ञान दें। नहीं भाई अभी नहीं, हाथ नहीं लगाना। जब तक उम्र 18 ना हो, जब तक पूरे बालिग ना हो, जब तक उम्र 18 ना हो, जब तक पूरे बालिग ना हो, बाइक नहीं चलाना, बाइक नहीं चलाना। नहीं नहीं भाई अभी नहीं, हाथ नहीं लगाना। नहीं नहीं भाई अभी नहीं, हाथ नहीं लगाना। गलती से यदि गलती कर दी होगा जुर्माना भारी। गलती से यदि गलती कर दी होगा जुर्माना भारी। अपमानित माँ बाप भी होंगे, सजा की होगी तैयारी। अपमानित माँ बाप भी होंगे, सजा की होगी तैयारी। सजा की होगी तैयारी। नहीं नहीं भाई अभी नहीं, हाथ नहीं लगाना। नहीं नहीं भाई अभी नहीं, हाथ नहीं लगाना। बचना इस अपराध से, मित्रों को भी बचाना। बचना इस अपराध से, मित्रों को भी बचाना। स्वयं सुरक्षित रहे सदा ही, पथिकों को भी बचाना।
मित्रों को भी बचाना। नहीं नहीं भाई अभी नहीं, हाथ नहीं लगाना। नहीं नहीं भाई अभी नहीं, हाथ नहीं लगाना। 18 वर्षों से पहले लाइसेंस नहीं बनेगा। 18 वर्षों से पहले लाइसेंस नहीं बनेगा। बिन लाइसेंस चलोगे तो फिर चालान भी कटेगा। बिन लाइसेंस चलोगे तो फिर चालान भी कटेगा। चालान भी कटेगा। नहीं नहीं भाई अभी नहीं, हाथ नहीं लगाना। नहीं नहीं भाई अभी नहीं, हाथ नहीं लगाना। जब तक उम्र 18 ना हो, जब तक पूरे बालिग ना हो। जब तक उम्र 18 ना हो, जब तक पूरे बालिग ना हो। बाइक नहीं चलाना। बाइक नहीं चलाना। बाइक नहीं चलाना। बाइक नहीं चलाना। सड़क सुरक्षा पे कुछ गाने थे जो हमारे शिक्षकों के द्वारा ही लिखे गए थे। और क्या कहते, मैं खुद उषा कटियार, दिनेश पाठक सर थे, मनोज थापा जी थे, हमारे ब्रजेश शाह जी थे, और आशा भट्ट थी। करीब 11-12 लोग थे हमारे साथ में, और उनके द्वारा ये लिखे 6-7 गाने लिखे। और एक ये थोड़ा सा वर्चुअल लैब के लिए जो है, जो भी यहाँ पे संसाधन उपलब्ध थे, तो उनको एक बार आप देखेंगे। नमस्कार। आज के संगीत शिक्षण में मैं डॉक्टर उषा कटियार, प्रवक्ता SCERT उत्तराखंड देहरादून। आज कक्षा 6 से 8 तक संगीत विषय के अंतर्गत जो हमारा संबोध है सप्तक एक परिचय, जिसके अंतर्गत हम हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी की पुस्तक राग परिचय भाग 1 का प्रयोग करेंगे। आज के जो हमारे चर्चा एवं अभ्यास के बिंदु हैं वो है सप्तक का अर्थ, सप्तक के प्रकार, और उसके पश्चात हम हारमोनियम पर सप्तक का अभ्यास क्रमवार कर रहे होंगे और प्रयोगात्मक रूप के माध्यम से हम सप्तक और सप्तक के प्रकारों को जानेंगे। सप्तक, सर्वप्रथम सप्तक है क्या? तो 7 शुद्ध स्वरों का जो स्वरूप है, जब वो एक सप्तक के अंतर्गत आता है तो हम उसे सप्तक का नाम देते हैं या हम उसे सप्तक कहते हैं। बच्चों, पूर्व के अध्यायों में हमने समझा कि सुर कितने होते हैं, तो सुर कितने होते हैं? सुर 7 होते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नी। तो सुर हमारे हो गए 7, और इन सुरों का जो शुद्ध रूप होता है वो हमारा सप्तक होता है। अगर हम सप्तक की बात करते हैं, सप्तक का निर्धारण कैसे होता है? तो जो नाद होती है, अर्थात आवाज की जो ऊंचाई और नीचाई होती है, उसके आधार पर सप्तक का निर्माण होता है। और मुख्य रूप से हम सप्तक 3 मानते हैं: मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। लो ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हाई ऑक्टेव इंग्लिश में इसे कहते हैं। मंद्र सप्तक, मंद्र सप्तक जो है मध्य सप्तक से नीची आवाज का होता है, और मध्य सप्तक से तार सप्तक, जो मध्य सप्तक है,
उससे ऊंची आवाज का तार सप्तक होता है। अगर हम देखें तो जैसे सीढ़ियां होती है 1 2 3 4, उस तरीके से मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और फिर तार सप्तक, ये चित्र के माध्यम से चढ़ते हुए क्रम में दर्शाया गया है। सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। इन सातों सुरों को क्रमवार मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक में समझाया गया है। इसके अंतर्गत बच्चों कोमल स्वर और तीव्र स्वरों को भी लिया गया है। तो अभी हमने ये जाना इस लेक्चर के दौरान कि सप्तक किसे कहते हैं। तो 7 स्वरों के क्रमवार शुद्ध स्वरूप समूह को हम सप्तक कहते हैं। और जो सप्तक का निर्धारण होता है वो आवाज की ऊंचाई और नीचाई के अनुरूप होता है, जिसके आधार पर हम सप्तकों का निर्धारण करते हैं। तो आवाज की ऊंचाई और नीचाई को किस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हमारी जो है वो आवाज जो है, अगर आप सुनेंगे और ध्यान देंगे तो ये हमारी नीची आवाज है। और ऊंची आवाज सा, पा, तो इस आवाज की नीचाई और ऊंचाई के आधार पर सप्तकों का निर्धारण होता है। और आवाज से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी सप्तक के कौन से सुर हैं। वो कोई आपकी कंपोजिशन हो सकती है, वो कोई आपकी प्रेयर हो सकती है, वो कोई आपके आसपास का एक खूबसूरत सा गाना, मूवी का सॉन्ग हो सकता है, या और कोई गीत जो आपको पसंद हो। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पे मंद्र सप्तक की बात करूंगी। और मंद्र सप्तक जैसा कि मैंने बताया था कि सुर के नीचे बिंदी होती है। तो अब हम अभ्यास के द्वारा जानेंगे कि किस तरीके से मंद्र सप्तक के सुर लगते हैं। तो मंद्र सप्तक के सुर के नीचे बिंदी होती है, ये उसकी पहचान है। और आवाज में जो ये आवाज है वो मध्य से नीचे पिच की आवाज होती है, नीचे सप्तक की आवाज होती है, नीची वॉइस की आवाज होती है। इसको हम समझेंगे। आप लगा भी सकते हैं। सा, नी, धा, पा, मा, पा, धा, नी, सा। आपने देखा कि ये जो आवाज है वो भारी और नीची आवाज है। और ये आवाज ऐसा नहीं है कि इसका प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग हम बहुत सारे गानों में, अगर आप ध्यान देंगे तो मंद्र सप्तक का प्रयोग किया जाता है। और इसको हम इसमें सभी सुर बजते हैं। जैसे हम सा, नी, ध, प, म, ग। देखिए फिर एक बार से मैं बताती हूँ। सा, नी, धा, पा, मा, पा, धा, नी, सा। तो ये हमारा है मंद्र सप्तक। और इसके पश्चात
अब हम जानेंगे मध्य सप्तक को। तो जो मध्य सप्तक है इसको अमूमन सभी लोग सहजता से गा लेते हैं और इस सप्तक का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। और इस सप्तक को जो गाने में हमारा जो मेन प्रयोग करते हैं वो अपने गले का प्रयोग करते हैं। इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। तो आपने देखा होगा कि बड़ी सहजता के साथ ये सप्तक गाया जाता है। और एक बार सुनिए। सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। ये हमारा मध्य सप्तक है और जिसका कोई भी चिन्ह नहीं होता है। तार सप्तक। अब हम तार सप्तक के सुरों को जानेंगे। आवाज की ऊंचाई और ऊंचाई के सुरों के लगाव से आप सुनिए तो आपको आभास होगा कि हम ऊंचे सुर में गा रहे हैं और इस सुर को गाने में तालू पे हमारे जोर पड़ता है। सा रे गा मा गा रे सा सा गा रे मा गा रे सा। तो ये है तार सप्तक, ऊंची आवाज और तार सप्तक। अमूमन आप कोई गाना अगर आप ध्यान करेंगे तो सा जग ढूंढिया थारे जैसा न कोई, जग ढूंढिया थारे जैसा न कोई। तो ये आवाज की ऊंचाई है इस गाने के माध्यम से और सुरों के माध्यम से। एक बार फिर लगाते हैं। सा गा रे गा रे मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा मा पा धा नी सा सा गा रे नी रे सा। तो ये तार सप्तक है और तीनों ही सप्तक को मिला के मैंने ये आलाप लिए। आप भी इस तरीके से इन सुरों का अभ्यास कर सकते हैं, सुरों को समझ सकते हैं, सुरों को पहचान सकते हैं। और बहुत अगर आप ध्यान करेंगे तो बहुत सारे गाने, बहुत सारे प्रेयर, बहुत सारे गीत, बहुत सारा फोक आप जब सुनेंगे तो आप ये अभ्यास में इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कौन से मंत्र के स्वर हैं, कौन से मध्य के स्वर हैं और कौन से तार के स्वर हैं। और इन तीनों ही पिचों के अभ्यास से गला जो होता है वो तैयार होता है एक संपूर्ण गायन के लिए। खासकर जब बात संगीत की हो या संगीत शिक्षण की हो या मंच प्रदर्शन की हो, तो ये तीनों ही सप्तकों पे
एक अच्छे गाने वाले का अभ्यास होना चाहिए। थैंक यू। और एक हम जो है वो आज प्रार्थना का गायन करेंगे, जो तीनों ही सप्तकों में गाई जाती है और इसमें रेगा धानी कोमल है। जब हम सुरों की बात करते हैं तो रेगा धानी कोमल 4 सुर कोमल होते हैं और इस प्रेयर में, इस प्रार्थना में जो आपके विद्यालय या अन्य जगह भी आपको सुनने को मिलेगी, तो मैं उसका एक स्थायी और एक अंतरा आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आप अभ्यास कर सकते हैं और उसके पश्चात आप गा भी सकते हैं। रेगा धानी कोमल का प्रयोग होता है इसमें। सा नी धा मा गा सा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तो ये प्रार्थना है और भैरवी राग में है। इसके साथ में ताल और स्वर अभ्यास आप कर सकते हैं। उसका एक हम थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल को लेते हुए चलते हैं। अगर आप उसमें देखेंगे, हाँ, जो व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं उन व्यवस्थाओं में, क्योंकि वोकल के लिए यहाँ पे अलग से माइक अरेंज नहीं है, लेकिन फिर भी एक समझ विकसित करने के लिए यहाँ पे पर्याप्त साधन है। और ये एक इसके बाद जो वीडियो दिखा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोग करते भी होंगे। जस्ट एक आइडिया कि जब बच्चा अकेला है और उसके पास में अगर तबला नहीं है और या संगतकार नहीं है वहाँ पे, या हम उसे प्ले नहीं कर सकते हैं, तो एक बीट देने के लिए जो लय की, जिस लय में हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं बजाना, तो ये एक पीएम श्री विद्यालय का है और ये पुष्पेंद्र सर ने हमको रिकॉर्ड करके भेजा है। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके पास भी होंगे। और जो वीडियो जब ये बनाए, केवल बनाने वाला वहाँ पे थे और बच्चों को कोई मतलब बच्चे अपने आप से अपना रियाज कर रहे हैं, तो उनको मतलब उनको मालूम नहीं है, तब ये वीडियो इस तरीके से बनाया गया।
और ये कुछ प्रैक्टिस अगर आप लोग भी करें, जो हमारे गाइड के यहाँ पे संदर्भदाता यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो हम प्रैक्टिस जब हम कृति में भी बात करेंगे क्रिएशन की, तो किसी चीज की जब हम धुन बनाते हैं या हम उसे म्यूजिक डिजाइन करते हैं, तो ये छोटा सा वीडियो है, बड़ा जो रियाज के समय बनाया गया है, तो मैं ये आपको एक बार दिखाऊंगी। तो मतलब किस तरीके से हमारा जो म्यूजिक वाला मूव करता है, किस तरीके से, तो ये थोड़ा सवारी सबसे प्यारी साइकिल हमारी दो पहियों की खास सवारी सबसे प्यारी साइकिल हमारी। दोबारा से आएगा ये। तो ये कि कहाँ म्यूजिक रखेंगे, कहाँ हम गा रहे होंगे, तो वहाँ पे वाद्य नहीं है, बट वो अपने मुंह से साउंड करके डॉक्टर हिमांशु जोशी जी हैं, वो उसको मेंशन कर रहे हैं कि हाँ यहाँ इस तरीके से डिजाइन आएगा या यहाँ इस तरीके से करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम कम संसाधनों में एक बार डिजाइन तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो दिमाग की उड़ान होती है उसके लिए केवल हमारा रचनात्मक होना ही काफी है, बाकी चीजें उसके बाद में जुड़ती चली जाती है, ऐसा मेरा मानना है। और ये एक वीडियो है, ये एनपीपी के अंतर्गत बनाया था, जिसकी अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। एक वेलबिंग सॉन्ग है, उसका मैं जरा सा आपको ये रॉ मटेरियल है अभी, इसलिए इसका वॉइस क्लियर नहीं था। देश बनेगा विश्व गुरु और तब ही विकसित होगा देश का हर एक नागरिक, जब स्वस्थ और शिक्षित होगा। जब वो स्वस्थ होगा तो ही वो शिक्षित होगा। और एक जो जिस पुस्तिका के लिए हमने पूरा ये प्रशिक्षण करा है, और उसके लिए हमने 3 कंटेंट, मैं बोलूंगी नहीं, आप इसको भी प्लीज एक बार सुन सकते हैं। उषा कटियार मैम हमारे साथ बैठी हैं। इन्होंने जो नया ई कंटेंट डिजिटल जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का स्टार्ट किया है, ये ख्याल आपको कैसे आया? ख्याल तो चलते रहते हैं, क्योंकि जब हम एजुकेशन में आए हैं तो चिंतन हमेशा हमारा दिमाग करता है। और जब ये कृति एनसीईआरटी ने जब अपनी लॉन्च की और उस पर जब हमें स्टेट के अकॉर्डिंग वर्क करना था, तो प्रथम चरण में मेरे दिमाग में यही आया और मेरे को ये विचार भी आया कि हम क्यों ना डिजिटल कंटेंट की ओर बढ़े। तो प्रथम चरण में हमने म्यूज़िक की जो है वो, कि म्यूज़िक है क्या, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि म्यूज़िक क्या है। उसके पश्चात हमने ध्वनि और उसके पश्चात लय और ताल पे हमने यहाँ पे जो है ये वर्क स्टार्ट किया है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमने बच्चों को इन्वॉल्व किया है और एनिमेशन के द्वारा, ये ऑक्टिव स्टूडियो है और हमने उसको इस रिकॉर्डिंग के लिए और एनिमेशन के लिए यहाँ पे चुना है उनको। तो इसकी जो है रिकॉर्डिंग इस समय जो है हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग हो चुकी है, देन इसमें म्यूज़िक, उसकी मिक्सिंग, वो एक दूसरा पार्ट होगा। और उसके बाद में हम इसे अपने उत्तराखंड में जो है वो म्यूज़िक के लिए एक टीचर ऐड के रूप में इसे जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और कितना ये प्रभावी है या प्रभावशाली होगा, ये आप लोग के समक्ष जब ये वीडियो आएंगी और आप लोग के कैसे रिएक्शंस होंगे, तो उसके पश्चात हम अगले वर्ष भी ये काम करेंगे। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, रिकॉर्डिंग करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू। देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। ईशो नमस्कार, शिक्षा कार्यक्रम को हर घर में है पहुँचाना, पहुँचाना।
था सेशन था जो सिर्फ इसलिए यहाँ पे प्रस्तुत किया गया कि कुछ काम जो एससीईआरटी स्तर पे चल रहे हैं इस समय पाइपलाइन में है, वो आपके समक्ष रखे जा सके। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये देख के आपके दिमाग में विचार आएगा, क्योंकि विचार ऐसे हैं जिनकी कोई सीमाएं नहीं होती। आप भी इस दिशा में बहुत सोचते होंगे और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे शिक्षक कलाकार ऐसे हैं जो करते भी रहते हैं, लेकिन उन्हें विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत जोड़ते हुए बच्चों के लिए बनाने के की दिशा में हमें प्रयास करना है और इस तरीके से भी हमको सोचना है। बस इसलिए ये आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। अगर और इसके पश्चात जो है वो हम डाइट के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो 2026-27 के लिए अपने जो जनपद के म्यूजिक के टीचर हैं, मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि जो भी हम प्रोग्राम देंगे, एक तो जो प्रारूप है आपकी ट्रेनिंग का वो पूरा इस ट्रेनिंग में डिसाइड हो गया है, और वो म्यूजिक के जो हमारे जितने भी यहाँ पे शिक्षक गण आए हैं वो आपको रिटन फॉर्म में देंगे, उस प्रारूप में जो मैंने कल बताया था। उसका एक पूरा रूप आपके पास समक्ष पहुंच वो जमा करेंगे, और यहाँ पे भी मैं मेल बताऊंगी, आप उसमें अपना प्रारूप हर टीचर अलग अलग भेजेंगे। यहाँ मैं कंपाइल करूंगी एससीईआरटी स्तर पे, और हमारी डाइट फैकल्टी जो भी आपके डाइट से ये म्यूजिक के प्रशिक्षण को देखते हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप उनको ये जो है पूरा प्रपत्र देंगे, जिसमें हमने कल 7 से 8 कंटेंट डिसाइड करे थे उनको। और मैं अब पुनः आती हूँ अपने उद्देश्य की ओर। जो आज का सेशन है ये डिजिटल कंटेंट के साथ ही हम लोगों ने ये कल बात की थी, चर्चा पर चर्चा की, जब हम नॉन म्यूजिक के टीचर्स को म्यूजिक की एक समझ दे रहे होंगे, या हमारे डीएलएड के प्रशिक्षक हैं, जैसे कई डाइट हमारे कई प्रशिक्षण हर वर्ष आयोजित करती है जो प्रार्थना सभा से संबंधित होता है, और डाइट के प्रशिक्षकों को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं। जैसे इस वर्ष भी जो ट्रेनिंग है उसमें हमने आसपास के 2-3 स्कूल के बच्चों को भी सीधे इंक्लूड किया है कि वो जो कंटेंट है डिलीवर हो वो सीधे बच्चा सीख सके और उसके बाद वो उसको आगे बढ़ा सके। तो कल जिस दिन विधियों पे हमने बात की थी, तो एक प्रपत्र हमने करा था जिसमें क्रम संख्या और कंटेंट जो हमने डिसाइड करे थे उनके उसके अंतर्गत जो बिंदु आ रहे होंगे और हम उनको क्यों कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, इस पे हम लोगों ने बात की थी। तो मैं एक एक जनपद से ये फिलहाल हम एक एक जनपद को यहाँ पे ले लेते हैं, उनके एक शिक्षक को जो यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे होंगे। जो मैं जनपद यहाँ से बोलूंगी आप वहां से हाथ अपना इंगेज कर देंगे और जो आपका प्रारूप है आप उसको वहां से ही एक बार बता देंगे। तो मैं सबसे पहले जो आमंत्रित कर रही हूँ इसके लिए देहरादून जनपद को मैं कर रही हूँ, और इसके साथ ही में देहरादून की जनपद की कोई एक शिक्षक उस प्रारूप पे अपना जो बनाया है उसको यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। पहली चीज, क्या मेरी आवाज सभी लोगों को सुनाई दे रही है? एक बार सभी लोग अपना हैंड वो कर देंगे अगर सभी को सुनाई दे रही है। तो पहले मैं देहरादून जनपद से शुरू कर रही हूँ। तो जो प्रारूप हमने बनाया था मैं दोहरा दे रही हूँ। विषय वस्तु, उप विषय और कैसे हम उसको डिलीवर करेंगे, केवल बिंदुवार हमने लिखने के लिए ये सहमति हम सभी लोगों ने जताई थी। कैसे और गतिविधि दोनों चीजें हैं। तो पहले मैं जनपद देहरादून से मेरा निवेदन है कि वो अपना एक प्रस्तुत, ये हर किसी को अलग अलग करना है। जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं उतनी ही प्रतियों में प्रारूप भी एससीईआरटी और डाइट को जाएगा। जैसे जो देहरादून के हैं वो देहरादून की डाइट की के समन्वयक को भेजेंगे, और जो लोहाघाट के हैं वो लोहाघाट के समन्वयक को भेजेंगे, और जो पिथौरागढ़ के हैं वो पिथौरागढ़ में जो देख रहा है उनको भेजेंगे, जिससे एक प्रति उनके पास रहेगी और उन्हें प्रशिक्षण की नीड को चिन्हित करते हुए अपने आगे जो है वो जो अपना पूरा हम लोग डिजाइन करके जो देते हैं अपना प्रस्ताव, वो
दे सकेंगे और उसमें उनको हेल्प होगी और आपका इन्वॉल्वमेंट भी उसमें पूरा रहेगा। नमस्कार मैम। हाँ मेरी जी आवाज आ रही मैम, है? बिल्कुल क्लियर आ रही मैम, हाँ। प्लीज। मैम सबसे पहले जो हम बच्चों को सिखाएंगे वो है स्वरों का ज्ञान, जैसे आरोह, सा रे ग म प ध नि सा, अवरोह सा नी ध प म ग रे सा। अब हम उनको कैसे सिखाएंगे? तो जैसे जिस तरीके से हम सीढ़ी चढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऊपर को चढ़ते हैं, तो वैसे हम उनको हारमोनियम में बजा करके सिखाएंगे। और अवरोह में हम बच्चे से कहेंगे किस तरीके से हम 7 सीढ़ी चढ़े, तो वैसे हमने 7 सीढ़ियां उतरना है, तो वो हारमोनियम बजा के उनको हम सिखाएंगे। फिर उसके बाद गतिविधि, सबसे पहले हम उनको सा लगाना सिखाएंगे, क्योंकि सा ही मेन संगीत का सबसे बेस है। अगर उनका सा मजबूत हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो अन्य स्वरों को आसानी से लगा लेंगे। तो सा को ही हम पहले सिखाएंगे, उसके बाद फिर हम उनको प लगाना सिखाएंगे, पहले यही होगा, उसके बाद हम उनको स्वरों का ज्ञान कराएंगे। ये मैम गतिविधि में हो जाएगा और प्रत्येक बच्चे को हम अलग अलग करके ये सिखाएंगे। बहुत बहुत अच्छा मैम, हम सब ताली बजा सकते हैं। बहुत अच्छा मैम, पहली बात तो आपने बिल्कुल चीजों को क्लियर करा। मैं इसलिए बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि आप इस तरीके से करें, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि हर किसी व्यक्ति के डिलीवर करने का पार्ट जो होता है वो अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के सोचने का तरीका भी अलग है और हम एक दूसरे से भिन्न भी हैं। हाँ, कंटेंट ये डिसाइड है कि ये कंटेंट आपको डिलीवर करना है, डिलीवर कैसे करना है, कितने इंटरेस्टिंग तरीके से करना है वो आपका हो सकता है, लेकिन बिंदुवार आप उसको जरूर मेंशन करेंगे। जैसे आपने पहले संगीत का लिया है ना, लेकिन हम इससे पहले भी हमने, अगर आप ध्यान करेंगी तो हमने वही ये बात करी थी कि फर्स्ट नंबर पे क्या होगा। फर्स्ट नंबर पे ये होगा कि संगीत क्या है। फर्स्ट पे संगीत कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले ये कि म्यूजिक क्या है, गायन वादन नृत्य तीनों को मिक्स करके म्यूजिक बना है, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले लेंगे, वो हमने वहां पे मेरे ख्याल से उस दिन कल हमने डिसाइड कर दिया था, उस तरीके से आप फॉर्म में लगा लेंगे, लेकिन आपने बनाया बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप मैम जितने कंटेंट थे उनका पूरा एक प्रारूप पे बना के इसको देंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। प्रणाम सर। यूँ तो एक जी प्रणाम मैम। यूँ तो कैसे हैं एक आप? वर्ष से मुझे संगीत, जी मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैम? मैं अच्छी हूँ जी, थैंक यू वेरी मच, आपने रिकॉग्नाइज किया। मैम मैं बताना चाहूँगा कि विगत एक वर्ष से मैं पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कलाल घाटी में संगीत के पद पर आया हूँ और विगत एक वर्ष में मैंने जो है कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10, 9, 10 में तो हमारे पास पाठ्यक्रम है, लेकिन 6, 7, 8 का पाठ्यक्रम नहीं होने की वजह से मैंने खुद वो पाठ्यक्रम डेवलप किया है हर क्लास के लिए। उसमें मैं सबसे पहले बच्चों को ध्वनि की परिभाषा लिखाता हूँ, फिर नाद की परिभाषा लिखाता हूँ, फिर लय, ताल, मात्रा, मतलब ताल को लेके भी साथ में चल रहा हूँ, गायन को लेके भी साथ में चल रहा हूँ, राग की परिभाषा, और मतलब क्लास वाइज अलग अलग रिवीजन कर रखा मैंने। और इसके साथ साथ जो है अन्य उसमें जो गतिविधियां मैं करता हूँ, मैंने कुछ लोकगीत सिखाए बच्चों को, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, तो 3 अलग अलग क्षेत्रीय बोलियों के मैंने लोकगीत उनको सिखाए हैं। बहुत साथ अच्छा साथ जो सर, है जैसे बहुत वंदे मातरम, जी वंदे मातरम और जो देश गान होते हैं, भारत विकास परिषद की एक पुस्तिका आती है, तो उसमें से कई सारे देश गान जो होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो मैं हर क्लास को 2-2 देश गान लेके चलता हूँ और उनको सिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं गतिविधि आधारित ज़्यादा कार्यक्रम करता हूँ। बच्चों को जो है मैं साथ में एक तबला जो इंस्ट्रूमेंटल हमारे पास है, बच्चे एक साथ बजा तो नहीं सकते हैं, लेकिन मैं मोबाइल पे चलाता हूँ तबला, किसी भी जैसे 120 आरपीएम पे जो उसका टोन है, और उसका जैसे मैंने सी शार्प पे ले लिया है, अगर बच्चे सी शार्प पे गाना गा रहे हैं तो सी शार्प में मैं बच्चों को उस टोनल क्वालिटी में तबला प्ले कर देता हूँ 120 आरपीएम पे, और कोई गाना सिखाने लग जाता हूँ। इसी तरह से मैं अन्य गतिविधियां भी करता हूँ, तो अगर आप चाहें तो मैं इसका एक डिस्क्रिप्शन तैयार कर दूंगा। थैंक यू। कोई नहीं सर,
और एक चीज बस मैं ये कहूंगी, मैंने इसलिए जो है वो पौड़ी से हैं आप, जो हमने कल जी जी करी थी उसका उसका केवल एक कॉलम मुझे आप बताइए। ये भी आपने दिया, ये बहुत अच्छा है, बट उसमें आपने क्या कोई एक कंटेंट को डिलीवर करने तक का, क्योंकि वो आप डाइट को देंगे जी जो जी प्रारूप दिया था उस पे, क्योंकि वो आपको देना पड़ेगा सर ना, इसलिए उस जी। पे अगर करा वाद्य है तो उस पे वाद्य भी और प्लीज। उनका प्रयोग, वाद्य और उनका प्रयोग ठीक है, इस तो आप जी ठीक है, तो आप किस तरीके से बता रहे होंगे प्लीज, एक को करेंगे अगर। जी। मैं जो है टॉपिक लिया मैंने वाद्य और उनका प्रयोग। तो सबसे पहले वाद्यों को हम अलग अलग वर्गीकरण में बांट देंगे, जिस प्रकार से मतलब वाद्य आप 4 प्रकार वाद्यों के का हैं। क्लासिफिकेशन बताएंगे, आप वर्गीकरण बताएंगे सर, जी अच्छा है। जी जी बट मैम। इसके साथ हमने इंक्लूड करा था कि हम कहीं पहले लय बताएंगे, देन हम ताल जी बताएंगे, और फिर वाद्यों जी के जी वर्गीकरण पे आएंगे। ये हम लोगों ने तय जी किया था। तो जब आप गतिविधि में हाँ जी लिखेंगे कि 1 2 3 करके, तो उस तरीके से आप पूरे जी प्रारूप पे सभी कंटेंट को डिलीवर करने तक के पार्ट पे लिख के देंगे। बहुत अच्छा सर, इसको एक बार कर थैंक यू लीजिए फिर से आप। हाँ, और आपके शायद बच्चे जी। भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलिए, बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी बच्चों का नहीं यहाँ मैम, पे। बच्चे तो नहीं है जी, बच्चे अच्छा, तो नहीं है यहाँ पे। हम अरे आपके, दूसरे स्कूल में आ रखे हैं हम। ओके ओके, जी अच्छा अच्छा, मैम कोई लोग बात हैं। नहीं, कोई, ओके, ठीक है। इसके अलावा जो है वो थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी हेलो। मैम, नमस्कार मैम। प्रणाम मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते जी, प्रणाम मैम। नमस्ते, हाँ जी कैसे हैं आप बताइए। हाँ जी मैम, मैं बढ़िया हूँ मैम। आप भी सही हैं। हाँ जी, आप हेलो। बता प्लीज। हाँ जी मैम, जैसे कल हमारे पास ये जो हमने मॉड्यूल एक दिया था, जिसमें पहले लिखा गया था कि संगीत क्या है, क्यों समझ, उसके बाद स्वर साधना, अलंकार, बेसिक ताल, कहरवा ताल, वाद्य और वर्गीकरण, स्वर सप्तक, महान संगीतज्ञ इत्यादि। हमने ये कल कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए थे, और इन पे हमने 5 दिवसीय कार्यशाला हमारे द्वारा दी जानी है ऐसे टीचर्स को जो म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन सबको हमें 5 दिनों के अंतर्गत विभाजित कर देना चाहिए कि हम डे 1 में जैसे चलेंगे, तो सबसे पहले हम संगीत क्या है, ये इससे हम सारे नॉन टीचिंग जो नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड से जो टीचर्स रहेंगे, उनको हम पहले संगीत के बारे में बताएंगे। तो पहला दिन हमारा एक मतलब पहला दिन हम संगीत को समझाएं कि क्या संगीत है, और उसके में श्रुति, स्वर, इन सब परिभाषाओं को हम उन टीचर्स को बता सकते हैं, और उसको समझा सकते हैं कि क्या मतलब शुद्ध स्वर क्या है, विकृत स्वर कितने हैं। जैसे सभी को अधिकतर पता होता है कि 7 स्वर होते हैं, लेकिन जो म्यूजिक वाले हैं वो जानते हैं कि उनको वर्गीकृत किया गया है 12 स्वरों में, 5 विकृत स्वर हैं। तो इस प्रकार से हम उनको मतलब डे 1 का पहले हम सिर्फ संगीत क्या है और स्वर, श्रुति, नाद, जितनी भी डेफिनेशंस आती है वो हम बता सकते हैं। उसके बाद हम डे 2 में हम चल सकते हैं, जैसे हमने कहा अलंकारों का हम उन्हें अभ्यास करा सकते हैं। अगर हमने पहले दिन उनको परिभाषाओं यानी कि थ्योरेटिकल माध्यम से अगर हमने पहले दिन बता दिया, तो दूसरे दिन हम फिर ये बता सकते हैं कि उन स्वरों को अलंकारों में हम कैसे उनको सिखाएं। दूसरे दिन हम फिर उनसे स्वर साधना करवा सकते हैं अलंकारों के माध्यम से, और उनको मतलब ताकि उनके कंठ में स्वर बैठे। सारे गामा पा धा नी सा, जैसे हम अलंकार सीखते ही हैं बेसिक, सारे गामा, फिर सा सा रे रे, डबल करके, ट्रिपल करके, तो जो भी हमारे बेसिक अलंकार हैं, ताकि वो भी उनको गा सके। फिर डे 3 में हम, हाँ जी हेलो। बहुत सही मैम, और ये अच्छी बात है कि आप एक चरण आगे चल रही हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, इसलिए भी बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि ये जो वर्क है, जब हम पूरे कंटेंट को हम लोग मैम डिलीवर पार्ट तक बना देंगे और हम सबमिट कर देंगे, आप जो टाइम टेबल बना रहे हैं आप इसको भी इसके पीछे लगा सकते हैं। तो जब आप इसको मेल करेंगे, सीमा मैम को जब आप करेंगे, उनसे बात कर लीजिएगा और उसके साथ में टाइम टेबल भी लगा लेंगे। तो जब वो डिजाइन कर रहे होंगे उस समय फिर से एक बार बातचीत हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका इसके लिए, टीरी के लिए भी बहुत धन्यवाद मैम। सीमा मैम को आप जानते होंगे, तो उनसे आप बात कर सकते हैं ना मैम। ठीक है, बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। हेलो हेलो, बिल्कुल, प्रणाम जी नमस्ते मैम। प्रणाम मैम, प्रणाम जी मैम, जैसा कि आपने अभी बताया है कि हमें विषय वस्तु के लिए बात करनी है,
तो हमने हाँ ऐसा जी, सोचा हाँ है जी। कि विषय वस्तु में हमें सबसे पहले अ, अलंकार, स्वर ज्ञान और सप्तक को लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो नॉन म्यूजिकल है वो गाना गाना चाहता है, तो वो स्थाई को इतने ऊंचे स्केल से उठाता है कि अंतरा फिर वो नहीं गा पाता है। तो बहुत हमें अच्छा, सबसे पहले बहुत जो है अच्छा। वो सप्तक को हमें मेन रखना चाहिए, कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमें मध्य सप्तक के कौन से स्वर से गाना उठाना है, जिससे कि हम अंतरे को अच्छे से गा पाएंगे। तो फिर वो अंतरा अलग स्केल पे नहीं जाएगा। तो अगर ये छोटी सी चीज है जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं टीचर्स को, तो अलंकार और स्वर ज्ञान तो है ही साथ में। और उप विषय में हम लोग आरोह और अवरोह ये ले सकते हैं। और आरोह अवरोह का हम अभ्यास इस तरीके से कराएंगे कि वो आकार में भी गा पाए, और उसी में ही फिर हम अलंकारों के साथ साथ स्वरों का ज्ञान, जैसे कि तीव्र स्वर, कोमल स्वर, क्योंकि फिल्मी गाने में अगर हम आकार को गाते बस हैं हम तो बहुत सारे आकार को हम इस तरीके से इंटरेस्टेड कर सकते हैं मैम। एक छोटा सा सजेशन है, बहुत, क्योंकि जी सभी लोग पढ़ाते और सिखाते हैं, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप जैसा मैं करती हूँ वैसा करें। बट मेरा ये सजेशन है जब आकार को बताएं तो, क्योंकि स्टार्टिंग में स्वर ही स्थापित करना है या कैसे हमें करना है, लेकिन जब आकार को आप बताएं तो आप किसी गाने से यूज कर सकते हैं। किसी गाने में अगर हम आकार ले रहे हैं और उससे कब आप स्टार्ट करा के उसके बाद धीरे धीरे उनको आप आकार पे अंतिम 2-3 दिनों में ले आएंगी, तो भी एक बहुत अच्छा आपका ये तरीका होगा। पर ये बात आपने बहुत अच्छी कही आकार की। जी जी। और हाँ, इसी जो तरह ये बहुत अच्छा मैम। लेकिन इसी जी तरीके जी। से आपको और ये सारे देखिए, कंटेंट पे लिख के डाइट को देना होगा मैम, है ना? जी जी जितने जी भी जी हमने बिंदु जी निर्धारित किए थे उन सभी बिंदु को आपको पूरा व्यापक रूप से लिख के इस प्रारूप में डाइट को आप मेल कर देंगे, है ना? ठीक है। और कुछ? अलंकारों को हम तालबद्ध करवाएं, जिससे ताल में गाने से इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। अगर कोई कहरवा ताल में या दादरा ताल में अगर हम करते हैं, तो अगर हम अलंकार ही गा रहे हैं और आकार में भी गा रहे हैं, तो अगर ताल साथ में चलेगी तो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बहुत अच्छा। जी बस यही। वैसे भी हमें हर गतिविधि में ये ध्यान रखना है कि हम उसे मतलब थ्योरी तो बताएं, लेकिन हम जोड़ते हुए उसे प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों एक साथ लेके ही चले तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना? धन्यवाद मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी मैम आपको? बिल्कुल क्लियर आ रही है मैम। आपको आवाज आ रही मैम? मैं स्वर साधना पे बात करना चाह रही हूँ। सर्वप्रथम हम बच्चों को स्वर साधना के बारे में बताएंगे और स्वर पर ठहराव, एक एक स्वर पर ठहराव करते हम बच्चों को बताएंगे। और तानपुरा साथ में हम तानपुरा लेंगे, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे वैसे तानपुरा हो। और धीरे धीरे हमको स्वर में ठहराव करके, जैसे सा, रे, ग, म, आरोह अवरोह के हिसाब से हम उनको बताएंगे। और धीरे धीरे स्वर का ठहराव जब होगा तो उन्हें स्वर समझ में आएगा स्वर साधना में। ठीक है और मैम। धीरे धीरे फिर हम जब थोड़ा सा वो स्वर अगर समझने लगते हैं, तो स्वर के साथ साथ जैसे आरोह अवरोह हम कर रहे हैं, तो उसके साथ हम 3 ताल के साथ आरोह अवरोह हम करवा सकते हैं। तो सुर और ताल को हम धीरे धीरे उनको समझा सकते हैं बच्चों को। ठीक, बहुत अच्छा मैम। बस हमें ये भी ध्यान रखना है कि स्वर की जो बात हो वो एक्टिविटी तो हमारी फर्स्ट डे से 5th डे तक रेगुलरली होनी ही चाहिए, जिससे क्योंकि सुर पे अगर ध्यान देंगे तो सारी कंपोजिशंस हमारी अपने आप ही ठीक भी हो जाएंगी। तो इसलिए मैं ये कहूंगी जो भी आप 5 दिन का करेंगे तो उसमें आप स्वर साधना या अलंकार या तीव्र शुद्ध को डेली ही नियमित अभ्यास में, और जैसे हम सबसे पहले अगर बैठते हैं तो उसी तरीके से पूरी वर्कशॉप स्टार्ट होनी चाहिए। उसके बाद हम और गतिविधियों पे बढ़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद मैम। हाँ जी, मेरी आवाज एक बार आ आप रही है डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए मैम। डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। ठीक है मैम, बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद मैम मैं कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी, बिल्कुल हेलो? बिल्कुल कहिए मैम। जी हाँ। जी जी। तो मैम शुरुआत से कहूँ या फिर एक विषय वस्तु के बारे में बतलाऊं? नहीं, एक ही बता दीजिए, क्योंकि वो एक समझ एक हो गई, ही? आप सब बना के दे देंगे। हाँ जी, ओके ओके मैम। कोई एक विषय वस्तु। मैम मैं ये बस। कह रही थी
सप्तक की अगर हम बात करेंगे तो सप्तक के प्रकार क्या है? पहले तो सप्तक की परिभाषा क्या है? 7 स्वरों सप्तक का जो समूह है वो सप्तक है। उसके विषय में वो बच्चों को केवल बतलाया जाएगा जी। और उसके बाद उसके प्रकारों के विषय में बतलाया जाएगा, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। और उसको गाकर हम सिखलाएंगे कि मंद्र सप्तक निचली आवाज में जब हम गा रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली जब हम बतलाएंगे तो गाकर बताएंगे कि नीचे की आवाज में जब हम गा रहे हैं तो मंद्र सप्तक है, और उसका चिन्ह स्वरों पर नीचे जब बिंदु लगता है उसे मंद्र सप्तक कहा जाता है। मध्य सप्तक बतलाएंगे कि जिसको हम इजीली गा पाते हैं वो मध्य सप्तक है, बतला देंगे कि इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लग रहा है। और तार सप्तक जब हम ऊंची आवाज में गाते हैं तो उसे तार सप्तक कहते हैं, और इसमें स्वरों के ऊपर चिन्ह लगता है। तो सप्तक की तो ये बात रही। संगीतज्ञों की अगर मैं बात कहूं, महान संगीतज्ञों के बारे में जब हम बात करेंगे तो तानसेन जी के बारे में हम बतला सकते हैं, अमीर खुसरो साहब के बारे में हम बतला सकते हैं, भातखंडे जी के बारे में बतला सकते हैं, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के बारे में हम बतला सकते हैं उनको। और उनके स्वरों का जो चिन्ह है, अलग अलग स्वर के जो चिन्ह है, उनके विषय में भी हम बातचीत कर सकते हैं उनसे। ठीक है मैम, हम पूरी स्वर पद्धति या ताल पद्धति पे बात ना करें मेरे ख्याल से तो ठीक रहेगा। मान लीजिए भातखंडे जी को बता रहे हैं तो स्वर प्रथम चरण में इतने ही काफी है कि वो शुद्ध, कोमल, मंद्र, तार इनको समझ सके मेरे हिसाब से। क्योंकि जब हम पद्धति की बात करेंगे तो विष्णु दिगंबर जी की पद्धति में फिर ताल पद्धति, सुर पद्धति, फिर कितनी मात्राओं का है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो वो मेरे ख्याल से प्रथम चरण की कार्यशाला के लिए वो एक बड़ा विषय रहेगा। भातखंडे जी के या विष्णु दिगंबर जी के संगीत के प्रति योगदान को हम दर्शा सकते हैं और उनकी विशेषताओं के साथ भी हम बात कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद मैम आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम, मेरी आवाज कैसे आ रही हैं? है आपको? बिल्कुल क्लियर मैम। मैं बढ़िया हूँ। ठीक, आप ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैम। हाँ, तो कल जो आपने हमें टॉपिक दे रखा है तो उसमें विषय में सबसे पहले बच्चों को संगीत की समझ कि संगीत है क्या, और दूसरा आज संगीत की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि संगीत की वजह से बच्चे अगर संगीत में रुचि लेंगे तो कहीं ना कहीं वो एकाग्रता भी विकसित कर पाएंगे, जो आजकल बच्चों में बिल्कुल मतलब कि मिस हो रही है। और हम संगीत को उन्हें बताएंगे कि संगीत का संबंध सरस्वती माँ से है, तो इसको सीखने से आप में बुद्धि का भी विकास होगा, और इसको करने से उनको क्या क्या लाभ होगा, इससे उन्हें परिचित कराएंगे तो शायद वो थोड़ा सा उसके और गंभीर हो जाए और उसको सीखने में रुचि भी लें। और उसके बाद हम उन्हें स्वरों का अभ्यास कराएं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि स्वरों के अभ्यास में बच्चे को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि स्वर सीखना अपने आप में बहुत कठिन चीज है। इसलिए जहाँ से बच्चे स्वरों को सीख पाएंगे, पहले तो वो श्रुति स्वर सीख पाएंगे, उसके बाद कोमल और तीव्र स्वरों में जब वो आएंगे और फिर वो सीख पाएंगे उन चीजों को, तो उसके बाद उन्हें जो हमारा सबसे मेन काम होता है प्रार्थना सभा के कार्यक्रमों का, उनका अभ्यास कराया जाए। और उसके ठीक है बाद मैम, ठीक है, हमारा ठीक है मैम। और मैं यहाँ पे बस एक बात कहना चाहूंगी, आपकी बात का मैं समर्थन कर रही हूँ पूरा, लेकिन हम इस पे बाद में जाए। देखिए, जब प्रार्थना ही सिखाने की बात होती है मैम, तो हम बहुत जगह से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, लेकिन प्रार्थना भी अच्छी तब होगी जब हमारे स्वर अच्छे होंगे या हमारी ताल लय की समझ भी हमें विकसित होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ प्रेयर वगैरह हम रख लेंगे अपने सेशन में, आखिरी के सेशन में, या 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, एक साथ साथ। क्योंकि जब हम पूरा म्यूजिक सिखा रहे होंगे तो हम उन्हें जो उदाहरण देंगे वो हम लाइट म्यूजिक के ही देंगे, जो उनके इंटरेस्ट की चीज है या जो चीज उन्हें आती है, जो गाने उनको आते हैं, तो उनसे वो लिंक करके हम बताएंगे तो बहुत जल्दी से उसको लर्न भी करेंगे। बच्चे नहीं, बड़े भी होंगे। मेरी पसंद का ही आप गाना भी गाइए तो मैं आपके साथ बहुत जल्दी खुशी से जुड़ जाऊंगी।
या कोई राग भी आप मेरी पसंद का गाएंगे तो मैं आपके साथ एकदम से कनेक्ट हो जाऊंगी। तो ये कोशिश करेंगे कि जो उनके जानने वाली चीज है या जिसको वो जो भी कंपोजिशन उनको अच्छी लगती है हम उसी को लेते हुए, क्योंकि म्यूजिक में आप उसको सुर भी ताल भी सब चीजें बताने के लिए आप अपने आप में एक अच्छा साधन है ना। तो हम उससे जोड़ते हुए उनको बताएंगे तो वो जल्दी कनेक्ट भी होंगे और बहुत रुचि के साथ मेरे ख्याल से सीखते हैं। ऐसे हमने बहुत सारी ट्रेनिंग भी दी है कि अगर वो कहीं का फोक ही गा रहे हैं तो फोक में क्या सुर आ रहा है, अगर उस तरीके से बढ़ते हुए हम थोड़ा सा उसे अच्छा करेंगे तो उसी से वो अच्छा हो जाएगा। तो बहुत धन्यवाद मैम आपका, थैंक यू मैम, बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से मुझे लगता है हर जनपद ने हमारे करा होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जी धन्यवाद। थोड़ा बहुत मैंने प्रयास किया है, किंतु उससे पूर्व एक सुझाव मैं अवश्य देना चाहूंगा आदरणीय कि देखिए कोरोना काल था, उस वक्त एक आवश्यकता थी ऑनलाइन कार्यक्रमों को करने की, किंतु वहां से जो शुरुआत हुई ऑनलाइन कार्यक्रमों की, अब वो अभी भी ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा। आज जब मैं यहाँ सुबह से हूँ 2-3 बार लाइट जा चुकी है और 2 बार नेट जा चुका है हमारे यहाँ से, तो मैं आज बिल्कुल भी नहीं जान पाया कि आज यहाँ क्या हुआ। कोई बात नहीं सर, आपका मेरी बात सुनिए सर। ऑनलाइन ये सिर्फ इसलिए करा गया कि सारे टीचर्स के सुझाव आ जाए केवल ट्रेनिंग को डिजाइन करने में। अगर वो वोकल की होती है, पूरा तबले का ट्रेनिंग होता तो ये कदापि नहीं होती और कभी भी नहीं होगी, क्योंकि म्यूजिक खुद ही ऐसा विषय है कि वो आमने सामने बैठ के ही हम सीख और सिखा सकते हैं। मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ और ये चीजें होंगी भी नहीं, लेकिन सबके विचार जो एक साथ मुझे मिले पूरे उत्तराखंड के टीचर के, मेरे ख्याल से ये मैं लेना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसे ऑनलाइन डिजाइन करा। वरना म्यूजिक को मैं ऑनलाइन खुद भी प्रोवाइड नहीं करूंगी कि हम उसे ऑनलाइन दें। सही बात है। हाँ, तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अब आप आप बोलिए सर, जो आपने बनाया है वो प्रारूप बताइए। हाँ, तो जो विषय उपविषय तथा गतिविधि में हमने डिवाइड करना था, तो केवल उदाहरण के रूप में मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए क्रम संख्या 1 पर हमने रखा तबला जी, और उपविषय में हमने रखा तबले की उत्पत्ति तथा तबले के वर्ण। उसमें हमने तबले की सबसे पहले देखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है व्यक्ति उससे जुड़ाव तब महसूस करता है पहले उसे उसके बारे में जानकारी दे दी जाए। देखिए तबला ऐसे ऐसे बना, उसके साथ कई इंटरेस्टिंग हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी होते हैं। वो जब हम बच्चे को बताते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं सीखने वाले को, वो थोड़ा एक रोमांच से भरता है और विषय से कनेक्ट करता है। तो तबले के साथ भी ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें हैं जो बड़ी रोमांच भरी हैं। तो तबले की उत्पत्ति जब हम स्वाति गंधर्व से जोड़ते हुए और फिर अमीर खुसरो तक आते हैं, वहां से सुधार खां तक आते हैं जिन्होंने तबले में कई परिवर्तन किए, वो बताते हुए जब हम आधुनिक तबले तक उसे लाएंगे तो सीखने वाले की क्यूरियोसिटी जागेगी। उसी तरीके से फिर हमने वर्णों की बात की। तबले में जो वर्ण बजते हैं, ता कैसे बजता है, ना कैसे बजता है, गे कैसे बजता है, ता और गे को मिला के धा कैसे बनता है, तीन और गे को मिला के धिन कैसे बजता है, ये चीज हमने बच्चे को बताई। वर्ण जितने भी बाएं तबले के वर्ण ये होते हैं, दाएं के ये होते हैं और मिश्रित वर्ण ये होते हैं, बहुत बताया। फिर जी धन्यवाद। अब गतिविधियों में हम आ सकते हैं। अब क्योंकि बच्चे को पहले या कोई भी सीखने वाला हो, क्योंकि तबले की देखिए अगर आप चांटी पे ता बजा रहे हैं उसका बोल कुछ अलग होगा, अगर आप ल पे 3 बजा रहे हैं उसका बोल कुछ अलग होगा, स्याई पे आप पीठ बजा रहे हैं उसका बोल कुछ अलग होगा। अब उस ध्वनि को पहले बच्चे को या सीखने वाले को पहचानना सिखाना है। मैं सीधे बजाने पे नहीं जोर देता बच्चे को, पहले मैं चाहता हूँ कि वो ध्वनि को समझे कि ता कैसे बजा, तीन कैसे बजा और इन दोनों ध्वनि में अंतर क्या था। मान लीजिए हमने 2 बच्चे हैं, एक का नाम हमने ता रख दिया, एक का गे रख दिया। अब हमने कहा देखो अब शुरू में उसे बता, फिर हमने कहा ता बजने पर भाई जिसका नाम ता रखा उसने अपने को उपस्थित करना है, गे बजाने पर जिसका नाम गे रखा उसने, और एक साथ बजा तो दोनों ने। तो उसके बाद जब वो वहां से रिलेट करेगा और वहां से वो उस ध्वनियों के अंतर को समझने लगेगा, किसी का 3 रख दिया नाम, तो ये कंफर्म हो जाएगी अच्छा बच्चा इस ध्वनि को पहचानने लगा है। लव पे याली ध्वनि आ रही है, चांटी पे याली ध्वनि आ रही है, स्याही पे याली ध्वनि आ रही है।
और उसके बाद जब वो उस ध्वनियों को पहचान जाएगा, उसके बाद जब हम उसका हाथ सेट करवाएंगे उस तबले पे, उसका हाथ रखवाएंगे, तो मेरे ख्याल से ज्यादा आसानी से उसको उस गतिविधि को कर लेगा। धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत अच्छा विस्तृत रूप में आपने बताया सर। और ये भी बात बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ कि हर विषय के हिसाब से हर विषय की अपनी एक प्रवृत्ति होती है। अगर हम गायन की बात करें तो उसकी अपनी अलग प्रवृत्ति और प्रकृति होती है, और जो जो माहौल को क्रिएट करती है, तो ठीक उसी तरीके से तबले की भी होती है। साउंड उसे समझाना, जैसे हम लोग म्यूजिक की सारेगामा की बात करते हैं, तो उसी तरीके से तबले का एक अपना पूरा इतिहास है। तो अगर इस तरीके से समझाएंगे, एक्टिविटी आप अपने हिसाब से बहुत सारी रख सकते हैं समय को देखते हुए, और अपनी सोच और समझ के हिसाब से भी आप उसे डिजाइन कर सकते हैं। कई बार हमको अपना पूरा मेथड भी बदलना पड़ता है, क्योंकि जहां हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं उनकी कैपेसिटी या उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, तो हम इसके लिए भी अपने आप को मेरे ख्याल से तैयार रखें और अपनी तैयारी भी रखें कि अच्छा तरीका होता है कि जो सीखने वाले हैं वो किस तरीके से चीजों को सीख रहे हैं, कितनी हमें देनी है और कितनी जल्दी देनी है। कई बार ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे बहुत जल्दी सीखने वालों की जो होती है वो कैपेसिटी होती है कि वो बहुत जल्दी आपको बढ़ना पड़ता है। तो आपके पास में ये भी मैटर इस तरीके से होना चाहिए, इंटरेस्टेड कि आप उनको कम समय में बहुत सारी चीजें कई बार वो लोग सीख भी जाते हैं। ऐसे भी कई जगह मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपका भी होगा। प्रणाम मैम। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम कविता। हाँ, आ रही है। बिल्कुल क्लियर आ रही है। लाइट चली गई थी। हाँ जी। हाँ, आपने प्लीज। वैसे तो यहाँ पे टॉपिक्स बहुत, हाँ जी, नंबर 1 पे तो मैंने आपको कल भी बताया था कि संगीत का हमको पूरा उसका, क्योंकि हम लोग बेसिकली ट्रेनिंग उनको भी दे रहे हैं जो नॉन जो म्यूजिक टीचर नहीं है, तो उनको भी तो थोड़ा कंटेंट हमारा उनके लिए भी इजी होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि मतलब अगर हम डीपली क्लासिकल में जाएंगे तो उन लोगों के लिए वो कुछ नहीं है, वो मैटर नहीं करता। तो हमको पहले उनको संगीत से उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। साथ में ये भी बताना चाहिए कि हमारे संगीत की क्या प्रकार है, शास्त्रीय है, भाव संगीत है, फिल्मी संगीत है, जो भी है उनको थोड़ा ऐसा नहीं कि बिल्कुल। और फिर उनको मतलब कि संगीत में जो मतलब हम लोग कितनी कलाओं से मिलकर के बना है, ललित कला है संगीत एक। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उनको ये भी थोड़ा सा समझाएंगे कि वैसे तो इंडिविजुअल सभी अच्छा लगता है हमको ना, कोई डांस कर रहा है तो वो भी म्यूजिक है, गा रहा है तो म्यूजिक है, लेकिन ये तीनों कंबाइंड होकर के जब ये है तो इसलिए संगीत का इससे निर्माण होता है। ये सब उनको बताना है मैम। और फिर दूसरा ये है, हम चलेंगे स्टेप स्वर साधना। स्वर साधना के लिए हमको उनको थोड़ा मेन ये बताना पड़ेगा कि हमारी जो 7 स्वर है उनके विस्तृत, और वैसे सारे गामा पा धा नी के विस्तृत नाम बता करके तो उनको रियाज करना है। सा पा सा मा, क्योंकि कई रागों में पंचम नहीं लगता, कई रागों में मध्यम नहीं लगता, पंचम नहीं लगता, बागेश्वरी वगैरह। तो मैम इस तरह से हमको उनको बताना है और उनका अभ्यास कराना है। ये हमें टाइम टेबल हम लोग भी डे टू डे बनाएंगे। और मैम जैसे एक चीज और बोलना चाहूंगी मैं कि ताल, जैसे हम लोग ताल में आएंगे तो उनको जैसे जो वो हमारे पास जो टीचर्स हैं उनको ठेका से दुगुन बनाना, कैसे हम रिटन में बनाते हैं, निर्माण करना। जैसे हम लोग 2 बार ताल लिखते हैं, फिर मात्रा लगाते हैं, विभाग चिन्ह वगैरह, ये सब उनको बहुत अच्छे से हम लोग बता सकते हैं मैम। और बाकी मेरे साथ टीचर है, वो भी आपको कुछ बोलना चाह रही हैं। और मैम विभाग जो भी चिन्ह है ना, जो तालों के चिन्ह है, जी, ताली, खाली, विभाग, या जो हमारे बोल होते हैं मैम, मैंने एक बड़ा अच्छा तरीका होता है मैम, ताली खाली ये सब बता के, जैसे कोई हमने गाना लिया उसमें कौन सी ताल बज रही है, मान लिया है ना, कहरवा बज रही है, रागरा या झप ताल है, जो भी ताल है उसी से हम उनको पकड़ के ताल पे ले आए। या कुछ धीमी गति के गाने, कोई गाना ऐसा है मान लिया चौकपुरा, वो मतलब लेटेस्ट संगीत से जोड़ते हुए या जो भी उस समय चल रहा हो, उस तरीके से हम ताल में अगर प्रवेश करें तो मतलब ये तरीके सोच रहे हैं, मतलब हम जान रहे हैं सारी चीजें, आप भी सब चीजें जानती हैं, लेकिन हम उसको दे कैसे रहे हैं, बस इस वाले पार्ट पे मेरे ख्याल से हमको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। और बाकी कंटेंट क्या देना है, कितना देना है, वो बिंदुवार सभी अपने प्रारूप में लिखे, बिंदुवार दीजिए, कुछ डिटेल कर सकते हैं तो आप करके, या आप मेरे को भी मेल करेंगे
और जो डाइट फैकल्टी है जी। उसको मेल करेंगे, जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन करा हाँ। जैसे उसी तरीके से आप देंगे, है ना? जी मैम, प्रिंसिपल डाइट देहरादून करके। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक हाँ यू नहीं मैम। हाँ उनको कर देंगे और मेरे को कर देंगे, मैं अपना मेल भी आपको बता दूंगी। जी ठीक है, जी मैम, बहुत मेल थैंक यू आप कविता मैम। सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू। हाँ जी थैंक हाँ यू। जी हाँ जी सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम नमस्कार सर। मैडम, हाँ जी आवाज आ रही है ना सही? हाँ बिल्कुल क्लियर मैडम मैम। जैसे मैंने जो क्लियर है ना सर? हाँ जी सर। हेलो। हाँ मैडम, मैंने जो सिस्टम बनाया सबसे पहले तो ये कि संगीत है क्या, ये तो सभी को बताना पड़ेगा ना। चिड़िया जी की आवाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस चीज को लेते हुए पहले हमें बताना है कि ये है क्या। उसके पश्चात नाद, नाद से रिलेटेड जानकारी, जैसे ब्रह्मनाद एक्सेट्रा नाद जो होती है उनको लेकर बताएंगे, तभी ध्वनि के ऊपर विशेष ध्यान जाएगा। और ये बताना है क्या है हारमोनी और क्या है मेलोडी, प्रथम फर्स्ट पॉइंट। इसके पश्चात है स्वर साधना, मीन स्वर साधना में आरोह अवरोह तो करेंगे। इसके अलावा जो बच्चों की यहाँ पे हम जिस लोकलिटीज में रहते हैं उस लोकलिटीज में होते हैं उनके लोकगीत, उन लोकगीत के आधार पर स्वरों का हम ज्यादा पहले ज्ञान देना चाहेंगे। उन्हीं बहुत गानों को लेंगे, उन्हीं स्वर, जैसे कि राग भोपाली हो गया, राग देशकार हो गया, अब कहीं से हम अपनी तरफ से जोड़ दें राग माल को, उन्हीं स्वरों को लेंगे ताकि बच्चों के ऊपर और कंठस्था है। उसके पश्चात साथ साथ प्रतिदिन का सरगम भी आएगी, आरोह अवरोह पकड़, आरोह अवरोह प्रतिदिन के हिसाब से ये। और उसके पश्चात मेरा सोच है ताल, ताल भी आएगी लोकल ताल के आधार पर। जैसे कि हम जिस जगह रहते हैं वहां पर जो ताल चलती है, अब हमारे गढ़वाल में इसको हम गढ़वाली बीट कहते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये खेमटा या दादरा से रिलेटेड होती है। तो उन सर ये तालों बात का भी आपने ज्ञान हम बहुत उसी बहुत आधार अच्छी पे। इंक्लूड करी सर, बहुत अच्छा है आपने इंक्लूड करा ये इस बात को, जो लोक की ताल है और लोक संगीत से ही हम शास्त्रीय संगीत की ओर ले जाए, है ना? यस मैडम, ये भी बड़ा क्योंकि अच्छा शास्त्रीय अच्छा संगीत की उत्पत्ति तभी हुई है जब उत्पत्ति समाज ही ने लोक लोगों ने संगीत से मिलकर हुई, बिल्कुल लोकगीत बनाया। बिल्कुल, बहुत अच्छा तो इसी सर, वजह से हम पहले लोकगीत को प्राथमिकता देते हुए हर किसी को बताएंगे और आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा सर, थैंक यू। तो मतलब ये अच्छी बात है कि मैं सभी का धन्यवाद दूंगी कि जो प्रारूप है उसकी समझ और उसको बनाने का पूरा सभी जनपदों के द्वारा पूर्ण किया गया है। और बस मेरा ये निवेदन है कि ये हम एक एक कॉपी उधर और वो मेल यहाँ पे भी कर देंगे, क्योंकि आप तभी मतलब ये डाइट की हेल्प भी होगी और इसके बाद कंपाइल करके वो अपना पूरा ट्रेनिंग कर लेंगे। तो एक ये उद्देश्य ये भी था कि सभी के विचार हर डाइट में जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट में संगीत के शिक्षक हैं उनके विचार डाइट तक सीधे पहुंच जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सेशन जो है हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। और जैसा कि सर ने एंड करा लोक संगीत से, तो हम इसके बाद जस्ट 20 मिनट के बाद हम लोग मिलते हैं। आपने दोनों ही दिन सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ पूरे विभाग की तरफ से कि आप लोगों ने पूरी जिम्मेदारी से समय से पहले सेशन पूर्ण करने किया और इस पे वर्क भी किया। हम 20 मिनट के बाद मिल रहे हैं यहाँ पे, 2:15 जब होंगे तो हम यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे और आप भोजन चाय इत्यादि जो भी आप करना चाहें। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो लोक संगीत और कल्चर डाइवर्सिटी को लेके आप लोग के लिए प्लान किया गया है, क्योंकि जो भी राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा पॉलिसी 2020 लोक संगीत के संरक्षण संवर्धन की बात करती है और उसके साथ साथ हम अन्य देशों के संगीत को सीखें, समझें, उसका सम्मान कर सकें। तो ये सत्र हमारा जो नेक्स्ट है वो ये होने वाला है और इसके बाद हम पुनः मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो धन्यवाद तब तक के लिए सभी से का, थैंक यू।